नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंक में भी हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं वो वहाँ पर कवर करे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उच्च स्तर के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह प्रश्नों के माध्यम से हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर बने रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की आप सहायता कर रहे होंगे। इस मुश्किल समय में भी आप अपने लक्ष्य पथ पर अग्रसर होंगे। उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएं जल्द से जल्द और हम अपने दैनिक जीवन में दोबारा से लौट पाएँ। तो शुरू करेंगे आज की इस प्रश्न श्रृंखला को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो में के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के आपके पास सुझाव हों या वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम आपके सुझावों के माध्यम से सुधार करते हुए बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई। ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। ऑप्शन सी, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र माना गया है। ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का कहा गया है। तो कौन सा कथन इन चारों में से गलत है ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो आपका नंद राजवंश था, नंद वंश का समाप्त उखाड़ सत्ता से उखाड़ फेंक करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईसा पूर्व में। और जो मौर्य साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, यानी कि जो अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र था भारत में तो उनसे उससे भी बड़ा क्षेत्र था। हम देखते हैं कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और हिमालय पर्वत से लेकर के आपका मैसूर कर्नाटक के क्षेत्र तक यहाँ पर आपका पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य विस्तृत था। विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है कि चंद्रगुप्त को नंद का राजा बताया गया है, नंदों का राजा इसको नंदू का पुत्र इसको बताया गया है, ठीक है, नंदों का पुत्र यहाँ पर बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का नहीं बताया गया है, बल्कि चंद्रगुप्त के लिए यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त के द्वारा। एक तो यहाँ पर कुलहीन शब्द इसके लिए आया है, ठीक है, कुलहीन शब्द, और दूसरा शब्द आ रखा है ब्रसल शब्द, ठीक है। ब्रसल और कुलहीन शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किए गए हैं मुद्रा राक्षस रचना में विशाखदत्त के द्वारा, ठीक है। और जो मौर्य वंश का कहा गया है इसको, वह आपको ध्यान देना है जो बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंशम, ठीक है, महाबोधि वंश जो आपका बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसको मौर्य नगर में उत्पन्न बताया गया, मौर्य राजकुल का इसको बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र से उत्पत्ति का विवरण मिलता है, यानी कि क्षुद्र से उत्पन्न संतान था चंद्रगुप्त मौर्य, कथा सरित सागर में ऐसा कहा गया है। महाबोधि वंशम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह राजकुल से संबंधित था, जो कि मौर्य वंश से संबंधित रहा था। ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में की है। ऑप्शन डी, प्लूटार्क ने सेंट्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो इन चार कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसकी रचना है? कथा सरित सागर रचना है सोमदेव की। तो सोमदेव की जो कथा सरित सागर रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र से उत्पन्न संतान कहा गया है, ठीक है। और कथा सरित सागर के अलावा एक और रचना है जिसका नाम है बृहत कथा
मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी, ये रचना किसकी है? ये रचना जो है कि क्षेमेंद्र की है। पिछले वीडियो के अंक में भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो चीज़ें रही थी, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो चीज़ें रही थी, जो विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी वो वहाँ पर भी हमने ये सारी चीज़ आपको बताई हुई थी। क्षेमेंद्र के द्वारा जो बृहत कथा मंजरी है और सोमदेव के द्वारा जो कथा सरितसागर है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र से उत्पन्न संतान बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और महाबोधि वंश जो आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, महाबोधि वंश, उसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजकुल का बताया गया है और मौर्य राजवंश का इसको बताया गया है। विलियम जोन्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है कि सेंट्रोकोटस के रूप में की है। और सेंट्रोकोटस शब्द जो है कि यूनानी अभिलेखों में इसकी जानकारी मिलती है। यूनानी जो विवरण है उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है। और सेंट्रोकोटस की पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने करी थी और विलियम जोन्स के बाद सेंट्रोकोटस की ही पहचान, सेंट्रोकोटस नाम से ही चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन के द्वारा वर्णित किया गया था। ठीक है। और सेंट्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है वो प्लूटार्क ने नहीं किया है बल्कि जस्टिन ने ही किया है। ठीक है। तो जस्टिन के द्वारा सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के मध्य जो भेंट हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, उसका वर्णन किया है जस्टिन ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक और शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, एंड्रोकोटस। ठीक है, एंड्रोकोटस शब्द भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो कि एक तो प्लूटार्क ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त के लिए, और एरियन जो इतिहासकार हैं, एरियन के द्वारा भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्लूटार्क और एरियन ने एंड्रोकोटस, विलियम जोन्स और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस शब्द प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, चाणक्य कौटिल्य को जो है कि ऋषि चाणक्य, जो ऋषि थे चाणक्य का पुत्र यहाँ पर माना गया है। पुराणों में जो है कि चाणक्य को यानी कि जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त जिनको कहा जाता है, तो उनको यहाँ पर द्विजभर्ष कहा गया है। ऑप्शन सी, प्रिंस रचना में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवरण मिलता है। ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र रचना की तुलना जो मैकियावली हैं उनकी जो है कि प्रिंस से की जाती है। जो मैकियावली की जो रचना है मैकियावली की, ठीक है, उनकी रचना जो प्रिंस है उससे की गई है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैकियावली यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली इस तरह से लिखेंगे। तो मैकियावेली की जो प्रिंस रचना है उससे की जाती है अर्थशास्त्र की तुलना। ऑप्शन ई यहाँ पर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। देखिए, सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि जो सप्तांग सिद्धांत हैं वह प्रिंस रचना में नहीं दिए गए हैं बल्कि अर्थशास्त्र में ही दिए गए हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। कौटिल्य जो चाणक्य हैं उनके जो है कि पिता, ये या कह सकते हैं कि जो ये ऋषि चाणक्य के पुत्र रहे थे ऐसा कहा जाता है, जिसके कारण इनका नाम पड़ा था चाणक्य पड़ा था। ठीक है, तो चाणक्य ऋषि के पुत्र थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त आप इनको कह सकते हैं। और इनकी प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र, उसमें ही सप्तांग सिद्धांत हैं। पुराणों में जो है कि चाणक्य को द्विजभर्ष कहा गया है। द्विजभर्ष का मतलब होता है कि जो आपका श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है या उत्तम जो पुरुष होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, द्विजभर्ष प्रयुक्त किया गया है चाणक्य के लिए पुराणों में। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो 7 यहाँ पर जो अंग हैं एक राज्य के, ठीक है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, पहला जो तो आता है राजा आता है, पहला जो अंग है राजा है। दूसरा अंग जो है कि अमात्य यहाँ पर आता है। तीसरा जो अंग होता है वो जनपद यहाँ पर आता है, जनपद। चौथा अंग आता है दुर्ग। ठीक है, ये क्रम से लगाए गए हैं। बहुत बार ऐसे क्रम से प्रश्न पूछा गया कि दूसरा जो है कि कौन सा अंग है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का, तीसरा अंग कौन सा है, सातवां अंग कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है। जनपद, तीसरा दुर्ग, चौथा, उसके बाद जो है कि कोस यहाँ पर आता है पांचवा। ठीक है, छठा आता है आपका दंड और सातवां आता है आपका मित्र। तो आपको ध्यान देना है, सातवां मित्र हो गया, छठा दंड हो गया, पांचवां कोस हो गया, दुर्ग जो है कि चौथा हो गया, जनपद तीसरा हो गया, अमात्य जो है कि आपका दूसरा हो गया, राजा पहला हो गया। ये राज्य के 7 अंग यहाँ पर हैं, सप्तांग सिद्धांत। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है, जैन और तमिल साक्ष्यों में से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी, प्रारंभिक विजयों में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सिंधु नदी के पार के प्रदेश भी शामिल रहे थे। ऑप्शन सी,
रुद्रदामन के अभिलेख से, यहाँ पर के होना चाहिए था, रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर है, चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय तक मौर्य जो साम्राज्य था वह हिंदकुश से लेकर के बंगाल की खाड़ी तथा हिमालय से लेकर के मैसूर तक विस्तृत था। तो कौन सा कथन इन चारों में से गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तमिल और जैन साक्ष्यों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह यहाँ पर उसने दक्षिण विजय करी थी। दक्षिण यानी कि मैसूर के क्षेत्र तक, कर्नाटक के क्षेत्र तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तमिल और जैन ग्रंथों दोनों में इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक विजय रही थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसमें सिंधु नदी के क्षेत्र ही प्रदेश था, सिंधु नदी पार का प्रदेश शामिल नहीं था। प्रारंभिक विजयों में सिंधु नदी का पार वाला क्षेत्र शामिल नहीं था, यानी कि काबुल वाला क्षेत्र, हिंदुकुश वाला पर्वत का क्षेत्र जो वो शामिल नहीं था प्रारंभिक विजयों में, केवल सिंधु नदी तक ही था। ठीक है, और उसके बाद जो है कि अगले के चरण में अपना उसने विस्तार करा था हिंदकुश पर्वत तक। रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, ठीक है, जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और यहाँ पर से जो है कि जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार था वो पश्चिम भारत के क्षेत्र में यानी कि गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में भी था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मृत्यु के समय, चंद्रगुप्त की मृत्यु जब यहाँ पर होती है उस दौरान तक जो मौर्य साम्राज्य था वह हिंदकुश पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के मैसूर कर्नाटक विस्तृत था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया गया था? तो सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पुष्यगुप्त के द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, ऑप्शन सी अशोक के द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो किसके द्वारा सौराष्ट्र के क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक बांध का निर्माण कराया गया था, ये आपको बताना है। सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है, पुष्यगुप्त के द्वारा। और ये पुष्यगुप्त किसका कह सकते हैं कि जो पुष्यगुप्त यहाँ पर था वह आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका राज्यपाल था, यहाँ पर प्रांतीय राज्यपाल था सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो है कि राज्यपाल था, राज्यपाल यहाँ पर था। ठीक है, गवर्नर था यानी कि प्रांत का। ठीक है, राज्यपाल ये रहा था, और इसी ने ही सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, एक बांध का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार के संदर्भ में सही नहीं है? बिंदुसार जो कि अगला शासक बनता है मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूनानी अभिलेखों से बिंदुसार को अमित्रो केडीज कहा गया है, यानी कि जो यूनानी अभिलेख हैं, जो यूनानी विवरण हैं, उनमें बिंदुसार को अमित्रो केडीज कहा जाता है। ऑप्शन बी जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सेहसेन नाम प्रयुक्त किया गया है। जैन जो ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार के लिए सेहसेन नाम प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन सी दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर है स्ट्रैम्बो, जो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय मिस्र के राजा के द्वारा डाइमेकस नामक जो डिमेकस या डाइमेकस जो राजदूत था वह भारत भेजा गया था। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, या ऑप्शन ई कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि गलत दिया गया हो। सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन ई यहाँ पर होगा, कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है, सारे के सारे सही हैं। यूनानी विवरणों में जो बिंदुसार है उसको अमित्रो केडीज कहा गया। अमित्रो केडीज जो कि आपका संस्कृत भाषा का एक रूप है जिसको अमित्र घात कहा गया। ठीक है, अमित्र घात, अमित्र घात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रो केडीज या अमित्र घात बिंदुसार के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, और वहीं जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सेहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सेहसेन कहा गया है, और बिंदुसार को चंद्रगुप्त का जो पत्नी थी दुर्धरा, दुर्धरा से उत्पन्न कहा गया, जो कि धनानंद की बहन थी दुर्धरा, दुर्धरा से उत्पन्न यहाँ पर बताया गया है आपके बिंदुसार को। और सेहसेन शब्द मिलता है, सेहसेन नाम का प्रयोग किया गया है बिंदुसार के लिए जैन ग्रंथ में। ठीक है, इसके अलावा दिव्यावदान जो कि यहाँ पर दिव्यावदान था, दिव्यावदान से हमें किसकी जानकारी मिलती है? दिव्यावदान के से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आपका ये तक्षशिला का क्षेत्र था उस दौरान जो है कि बिंदुसार के समय में यहाँ पर विद्रोह हुआ था लोगों का। ठीक है, मतलब एक प्रशासन पद्धति को लेकर के विद्रोह हुआ था, भ्रष्टाचार को लेकर, जो वहाँ पर राज्यपाल थे उनके अत्याचार को लेकर के विद्रोह किया था तक्षशिला में।
जो स्ट्रैबो इतिहासकार हैं, स्ट्रैबो के अनुसार जो बिंदुसार था उसके समय में राजा, जो मिस्र का राजा था, ठीक है, मिस्र का राजा या जो कि सीरिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर उसने यहाँ पर क्या भेजा हुआ था, डायमिकस नामक राजदूत को यहाँ पर भेजा हुआ था, ठीक है, डायमिकस। और मिस्र का राजा कौन था उस दौरान, एटियोकस यहाँ पर था, ठीक है, एटियोकस के द्वारा डायमिकस को भारत में दूत बना करके भेजा था बिंदुसार, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने सीरिया के शासक से दार्शनिक की मांग करी थी, सीरिया के शासक से दार्शनिक की मांग किसके द्वारा की गई थी, किस मौर्य शासक के द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने करी थी, ऑप्शन सी बृहदत्त ने करी थी, ऑप्शन डी बिंदुसार ने करी थी। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बिंदुसार ने करी थी। बिंदुसार ने, जो सीरिया का शासक था, सीरिया का शासक उस दौरान कौन था, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सीरिया के शासक से उस दौरान भी जो है कि जो एटियोकोसक ही था, ठीक है, एटियोसक एटियोकस एटियोकस था शासक, एटियोकस। और एटियोकस से जो है कि इसने तीन वस्तुएं यहाँ पर मांगी हुई थी, एक तो दार्शनिक मांगा था, दूसरी मीठी शराब और सूखी अंजीर, ठीक है, सूखी अंजीर भी इसने मंगाई थी, सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। हालांकि मीठी शराब और सूखी अंजीर प्राप्त हो गई थी, दार्शनिक जो है कि वहाँ से रीजन आया कि दार्शनिक जो है कि उनके उसमें नहीं है किसी भी देश के लिए भेजना, ठीक है, तो दार्शनिक उसने नहीं भिजवाया था और अन्य दो चीज़ें यहाँ पर भिजवा दी थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य था, सबसे बड़ा जो शासक होता है अशोक, अशोक के संदर्भ में सारी बातें अब आ रही हैं। अभी तक जो बातें रही थी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से संबंधित जो चीज़ें रही थी वो हमने कवर करी थी। अब यहाँ पर अशोक के संदर्भ में बातें यहाँ पर हो रही है, तो आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अशोक के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, अशोक सम्राट बनने से पूर्व नासिक का उपराजा यानी कि वायसराय था। ऑप्शन बी, अशोक ने लगभग 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन सी, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, करुणा के त्रिविध आयाम अपनाए थे। ऑप्शन डी, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है अशोक के संदर्भ में। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया, क्योंकि नासिक का ये राजा नहीं, नासिक का उपराजा नहीं था, वायसराय नहीं था, बल्कि ये अवंती या इसको कह सकते हैं आप उज्जयिनी, ठीक है, उज्जयिनी का ये क्या रहा था, उपराजा रहा था, वायसराय रहा था, ना कि नासिक का। तो उज्जयिनी अवंती इसका सही उत्तर होगा। और अशोक जो था वो लगभग यहाँ पर 269 ईसा पूर्व के दौरान मगध के सिंहासन पर बैठा था, इसका राज्याभिषेक कराया गया था मगध के सिंहासन पर। 269 ईसा पूर्व में ये मगध का शासक बनता है। और अशोक ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ है, एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ पर सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम के आधार पर प्रशासन को चलाया था, ठीक है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और अशोक के द्वारा ही देवानाम प्रिय यानी कि देवों का प्यारा उपाधि इसने धारण करी थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, महावंश के अनुसार अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर है दिव्यावदान, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर दिव्यावदान होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर दिव्यावदान, ठीक है, दिव्यावदान जो कि आपका बौद्ध ग्रंथ है। तो दिव्यावदान के अनुसार यहाँ पर अशोक को उपगुप्त नाम जो है कि उपगुप्त नामक जो है कि जो बौद्ध भिक्षुक था, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राओं पर रोक लगा दी थी। ऑप्शन डी, अशोक ने धर्म यात्रा के तौर पर सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। ऑप्शन ई यहाँ पर है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुकू
नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिसे केवल राजस्व क्षेत्र के अधिकार प्राप्त थे। तो इन 5 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अशोक के संदर्भ में ही आपको बात करनी है। देखिए सही उत्तर की यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन ई बिल्कुल ये गलत दिया गया है। महावंश के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी और जो समय था 247 ईसा पूर्व का, और इस दौरान शासक था अशोक। और इस बौद्ध संगीत, तीसरे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने करी थी, तो मोंगली पुत्र तिस्स ने करी थी। ठीक है, मोंगली पुंत तिस्स ने करी थी तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता, जो कि 247 ईसा पूर्व के दौरान पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान की गई थी। दिव्यावदान में अशोक को जो है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का जो कार्य किया था वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने करा था। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने जो आखेट था, बिहार की जो यात्राएं थी, ठीक है, अय्यासी के जो चीज़ें रही थी, तो उन सारी चीज़ों पर उसने रोक लगा दी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने जो है कि धर्म यात्राएं प्रचारित करी और धम्म की नीति के आधार पर एक सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की उसने कोशिश करी पूरे विश्व में, और हद तक सफल भी यहाँ पर रहा था अशोक। सांस्कृतिक विजय यानी कि धम्म विजय की नीति उसने अपनाया था, किसी भी तरह की जमीनी विजय पर उसने कलिंग विजय के बाद ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जो यात्रा करी थी धर्म यात्रा में बोध गया की यात्रा करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले बोध गया की यात्रा करी थी। और अशोक के अभिलेखों में हमें रज्जुक नामक अधिकारी की जानकारी मिलती है कि इसने प्रांतों के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए रज्जुकों की नियुक्ति करी थी, और रज्जुकों को इसने पिता समान बताया था कि इसने जो आधुनिक वर्तमान में जिलाधिकारी होता है उसी तरह से रज्जुकों का भी कार्य होता था। और रज्जुक को केवल यहाँ पर राजस्व अधिकार नहीं बल्कि इनको न्यायिक अधिकार भी यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, न्याय का अधिकार भी इन्हें दिया गया था। रज्जुकों को राजस्व अधिकार तो दिया ही गया था बल्कि न्याय अधिकार भी दिया गया था, दोनों ही अधिकार दिए गए थे रज्जुकों को। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा समूह अशोक की धर्म यात्राओं के संदर्भ में सही क्रम दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा समूह अशोक की धर्म यात्राओं का सही क्रम दर्शाता है। ऑप्शन ए, सबसे पहले गया की यात्रा करी, फिर कपिलवस्तु, फिर लुम्बिनी, फिर श्रावस्ती। ऑप्शन बी, पहले गया गए, फिर श्रावस्ती की यात्रा करी, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु की, फिर लुम्बिनी की। ऑप्शन सी, पहले गया की यात्रा करी, फिर लुम्बिनी की, फिर सारनाथ की, फिर श्रावस्ती की। ऑप्शन डी, पहले गया की यात्रा करी, फिर सारनाथ की यात्रा करी, फिर लुम्बिनी की यात्रा करी, फिर उसके बाद कपिलवस्तु की। तो कौन सा कथन इनमें सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो अशोक की यात्रा क्रम है बहुत बार पूछा गया है कि पहले नंबर पे कहाँ की यात्रा करी, दूसरे पे कौन सी यात्रा करी, तीसरे पे कौन सी यात्रा करी। तो ये आपको ध्यान देना है। एक इसके लिए वैसे तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर होगा गया जी के, उसके बाद कुशीनगर आता है, फिर लुम्बिनी आता है एल, फिर आता है कपिलवस्तु एल के। ठीक है, कपिलवस्तु जी के एल के डबल एस, यानी कि सबसे पहले आएगा कौन सा, गया। तो इनमें सबसे पहले गया है, फिर कुशीनगर कहीं नहीं है, फिर उसके बाद लुम्बिनी आएगा ऑप्शन सी में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि कौन सा है, कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो और कहीं कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। फिर उसके बाद सारनाथ है, तो सारनाथ यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती आता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जी के की यात्रा करी थी, फिर एल के की यात्रा करी थी, फिर लास्ट में डबल एस की यात्रा करी थी, यानी कि बोध गया या गया की यात्रा, फिर कुशीनगर की यात्रा, फिर लुम्बिनी की यात्रा करी थी, फिर उसके बाद जो है कि चौथे नंबर पर उन्होंने जो है कि कपिलवस्तु की यात्रा करी थी, 5वें नंबर पर सारनाथ की यात्रा करी थी, 6ठे नंबर पर श्रावस्ती की यात्रा करी थी, अंतिम तौर पर जो है कि श्रावस्ती की यात्रा करी थी। और बोध गया जो गया की पहली यात्रा थी वह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष पर करी थी, यानी कि 259 ईसा पूर्व के दौरान इन्होंने ये यात्रा करी थी बोध गया की। ठीक है, 259 ईसा पूर्व में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अशोक के अभिलेख के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, अशोक के 16 शिलालेखों का एक समूह जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी, शेर कुना
ठीक है। शेरकुना जो अभिलेख है, शेरकुना या सरेकुना यहाँ पर होगा, ये सरेकुना होना चाहिए था, शेरकुना है, ठीक है, सरेकुना। सरेकुना जो अभिलेख है वो है अशोक का एक ऐसा अभिलेख है जो कि द्विभाषाई यानी यूनानी और सीरियाई भाषा में लिखा गया अभिलेख है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी है, गलत दिया गया है। यहाँ पर अशोक के 16 नहीं बल्कि 14 शिलालेखों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि 8 विभिन्न स्थानों से हमें मिलते हैं। और 8 विभिन्न स्थानों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 स्थान यहाँ पर आपकी स्क्रीन में लिखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो पहला स्थान यहाँ पर है आप देख लेंगे गिरनार है, फिर उसके बाद जो है कि कालसी है, सोपारा है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो आता है, फिर जो है कि एर्नागुड्डी है, धौली है, जौगढ़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य जो स्थान यहाँ पर है वह एक तो आपका जो है कि जौगढ़ धौली आ गया, ठीक है, जौगढ़ धौली उड़ीसा के क्षेत्र में ही है, एर्नागुड्डी जो है कि कर्नाटक के क्षेत्र में है, कालसी अभिलेख उत्तराखंड देहरादून में है, गिरनार अभिलेख जो है कि आपका गुजरात के क्षेत्र में है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मानसेहरा, ठीक है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख, ठीक है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी के क्षेत्र से मिलता है, जो कि आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 अन्य स्थान है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को जो है कि 3 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। 3 भाग कौन से हैं? एक तो जो है कि शिलालेख यहाँ पर है, अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, अशोक के स्तंभ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, 5 प्रमुख स्तंभ अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे तो हमें जो यहाँ पर 7 स्तंभ अभिलेख हैं जो कि 6 स्तंभ अभिलेखों में लिखे गए हैं, ठीक है। 7 स्तंभ अभिलेख मिलते हैं जो कि 6 स्तंभों पर लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 स्तंभ अभिलेख मिलते हैं, 6 स्तंभ अभिलेखों में ये लिखे गए हैं, ठीक है। और 14 शिलालेख मिलते हैं, लघु शिलालेख बहुत सारे मिलते हैं, और गुहा जो गुफाओं में लिखे गए शिलालेख हैं वह भी हमें मिलते हैं अशोक के, ठीक है। गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख में विभाजित किया जाता है अशोक के अभिलेखों को। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि प्राकृत भाषा में नहीं न होकर के खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा अधिकतर जो भी अशोक के अभिलेख हैं, ज़्यादातर अभिलेख वो प्राकृत भाषा यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं। लेकिन शहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 ऐसे अभिलेख हैं जो आपको ध्यान देना है किस भाषा में लिखे गए हैं, खरोष्टी भाषा में यहाँ पर लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो सरेकुना अभिलेख है यहाँ पर, सरेकुना अभिलेख कहाँ पर है? तो सरेकुना अभिलेख आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सरेकुना अभिलेख से जो है कि जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, सरेकुना अभिलेख में 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक तो यूनानी भाषा है, दूसरी अरामाइक भाषा है यानी कि सीरियाई भाषा है, ठीक है। खरोष्टी और सीरियाई अरामाइक भाषा दोनों में इसको लिखा गया, दोनों लिपियों में, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में, ठीक है। इसके अलावा एक स्थान और यहाँ पर है कंधार से भी हमें 2 भाषाओं के अभिलेख मिलते हैं। सरेकुना और कंधार 2 ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर यूनानी भाषा और सीरियाई भाषा के अभिलेख मिलते हैं। दोनों एक ही स्तंभ अभिलेख में लिखे गए ये अभिलेख हैं, ठीक है, दोनों भाषाओं में। इससे पिछले वीडियो में थोड़ा सा हमने आपको, जब हम अभिलेखों के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था। हमने सरेकुना के साथ जो आपका लंघमान अभिलेख है, ठीक है, लंघमान अभिलेख जो हमने बताया था, लंघमान अभिलेख, उसको भी हमने सीरियाई और यूनानी भाषा में लिखा गया अभिलेख बताया गया था, जो कि गलत था। यहाँ पर आपको सुधार करना है, ध्यान देना है। लंघमान अभिलेख अरामाइक लिपि में ही लिखा गया है, केवल सीरिया लिपि में लिखा गया है, सीरियाई भाषा में लिखा गया है, यानी कि अरामाई लिपि में लिखा गया है लंघमान अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख, ठीक है। 2 ऐसे अभिलेख हैं जो सीरियाई या अरकमाइक लिपि में लिखे गए हैं, लंघमान और तक्षशिला। और 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि 2 भाषा में लिखे गए हैं, यूनानी भाषा और सीरियाई भाषा में, सरेकुना और कंधार अभिलेख। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इतनी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन था यानी कि जो लिखा गया था वह पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों में जो है कि अक्षरों में लिखा गया है, पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों में से लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर है, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर है, ऑप्शन सी यहाँ पर है, D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रशंसनीय कार्य किया है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन 3 कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी, कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया हो, सारे के सारे सही हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में जो
अभिलेख मिलते हैं। सबसे पहले जो प्रथम उद्वचन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो अपनी कह सकते हैं कि अपने विचार जो उद्धृत किए गए हैं वो पत्थरों की पट्टियों पर किए गए हैं, अक्षरों के रूप में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो ब्राह्मी लिपि थी, अशोक के अभिलेख थे, प्राकृत भाषा थी, उसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। प्राकृत भाषा हो, ब्राह्मी लिपि हो, अशोक के अभिलेख हो, तीनों को पढ़ने का श्रेय जाता है अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप को। DR जो भंडारकर इतिहासकार हैं, उन्होंने मात्र अशोक के जो अभिलेख हैं उनके आधार पर अशोक के एक इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रशंसनीय कार्य यहाँ पर किया है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अशोक के अभिलेखीय जानकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक के अभिलेखीय जानकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्राच्य अशोक जो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि प्राच्य ब्राह्मी लिपि का जो लिपि का प्रमाण है वो अनुराधापुर, महास्थान और शाहगोरा या सोहगोरा से मिलता है। ऑप्शन बी है देवाराम प्री के साथ अशोक के नाम का उल्लेख भब्रू स्तंभ अभिलेख और गुर्जरा शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन सी भब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को अशोक ने मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन डी यहाँ पर है अशोक का प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में एक लेख मिलता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, जो कि अशोक के अभिलेखी की जानकारी के संदर्भ में गलत दिया गया है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर ये गलत दिया गया है। प्राच्य भाषा की जो ब्राह्मी लिपि है या प्राच्य भाषा की जो अभिलेख मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में, या अशोक प्राच्य अशोक कालीन जो ब्राह्मी लिपि रही है उसके जो प्रमाण हमें मिलते हैं, एक तो अनुराधापुर श्रीलंका के क्षेत्र से मिलता है, महास्थान, ठीक है, जो कि आपका बांग्लादेश के क्षेत्र से कह सकते हैं कि महास्थान का क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि सोहगोरा के क्षेत्र से, ठीक है, सोहगोरा और पिपरहवा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है, पिपरहवा नामक स्थान से भी हमें प्राच्य अशोक ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं या प्राच्य ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हमें मिलते हैं। ठीक है, प्राच्य ब्राह्मी लिपि के अभिलेख 4 जगह आपको याद रखनी है, पिपरहवा, अनुराधापुर श्रीलंका, महास्थान और सोहगोरा। ठीक है, सोहगोरा और पिपरहवा आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, और महास्थान जो है कि आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, बांग्लादेश के क्षेत्र में है, और अनुराधापुर श्रीलंका के क्षेत्र में है। ठीक है, देवानाम प्रिय जो अभिलेख, देवानाम प्रिय के साथ अशोक नाम का जो उल्लेख हमें मिलता है वो गुर्जरा अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भब्रू अभिलेख से नहीं मिलता है। भब्रू अभिलेख में केवल अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, भब्रू अभिलेख में, जिसको जो है कि बैराट अभिलेख भी कहा जाता है, बैराट अभिलेख, ये आपका राजस्थान के क्षेत्र में है, जयपुर। ठीक है, बैराट राजस्थान के क्षेत्र में जयपुर में है, ये आपका भब्रू अभिलेख। वहीं पर जो है कि अशोक ने अपने आप को सबसे पहले कहा गया है कि ये मगध का शासक, मगध का सम्राट है, और अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है भब्रू अभिलेख से अशोक के। ठीक है, और नाम का उल्लेख जो मिलता है देवानाम प्रिय से, एक तो गुर्जरा अभिलेख से मिलता है, गुर्जरा अभिलेख के अलावा 3 अभिलेख आपको और याद करने हैं, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें, एक तो मास्की अभिलेख है, ठीक है, मास्की अभिलेख कर्नाटक के क्षेत्र में, उसके बाद जो कि नेन्तूर अभिलेख और उडेगोलम अभिलेख। ठीक है, कौन सा, उडेगोलम अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, गोलम अभिलेख, नेन्तूर अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और मास्की अभिलेख, ये 4 अभिलेख आपको याद करना है, जिसमें अशोक के नाम के साथ उसकी उपाधि देवाराम प्रिय का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशुबलि के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने पशुबलि पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा जो अशोक का 5वां स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, 5वां स्तंभ अभिलेख है, पांचवां जो स्तंभ अभिलेख है उसमें भी जो है कि पशुबलि पर रोक लगा दी है, और 26वें वर्ष की ये जानकारी मिलती है कि 26वें वर्ष उसने सभी प्राणियों के वध पर रोक लगा दी गई थी 5वें स्तंभ अभिलेख से, और प्रथम शिलालेख से भी पशुबलि निषेध के बारे में जानकारी मिलती है। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, अशोक के 5वें स्तंभ अभिलेख से विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर है, कलिंग का युद्ध अशोक के शासनकाल के दौरान 8वें वर्ष, जब अशोक ने सत्ता ग्रहण करी थी उसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर है, अशोक के 11वें दीर्घ शिलालेख से सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है।
सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये गलत दिया गया है, क्योंकि 11वें दीर्घ शिलालेख से नहीं बल्कि ये 12वें दीर्घ शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की जानकारी मिलती है। यानी कि सभी संप्रदाय जो भी धर्म जाति को मानने वाले लोग हैं उनके सबके वृद्धि की कामना, उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ पर की गई है 12वें दीर्घ शिलालेख में अशोक के, ना कि 11वें। और सारे के सारे कथन सही हैं। ज़्यादा चीज़ें अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत का अंक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आप अन्य सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर सही दी गई हैं अन्य, ठीक है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शिलालेख दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। दूसरे शिलालेख में चोल, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी के राज्यों की जानकारी मिलती है। चोल राज्य, सतीपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्यों की जानकारी मिलती है दूसरे शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक के जो है कि 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर है। महास्थान अभिलेख में अकाल के समय किए जाने वाले जो राहत कार्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सा भी कथन गलत नहीं है। देखिए सारे के सारे कथन यहाँ पर सही सुमेलित हैं। दूसरा शिलालेख और आपको ध्यान देना है 13वें शिलालेख, इन दो शिलालेखों से हमें जो दक्षिण के क्षेत्र के जो राज्य थे उस दौरान चोल हो गया, चेर हो गया यानी कि जो केरल पुत्र जिनको कहा जाता है, सती पुत्र हो गया, ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका का जो साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चोल, चेर, पांड्य, सती पुत्र और ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है दूसरे और 13वें शिलालेख से अशोक के, ठीक है। और 13वें शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का जो है कि जो 5 यवन शासक थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे, जिसमें जो है कि अतियोकस हो गया, अतियोकस के अलावा यहाँ पर जो कि अंतकिनी यहाँ पर था, ठीक है। अतियोकस, अंतकिनी, तुर्मर तुरमय, ठीक है। तुरमय या तुरमाई इसको कह सकते हैं, तुरमाई या तुरमय था। मग यहाँ पर था और अलिक सुंदर था। अलिक सुंदर यानी कि अलेक्जेंडर जो था, ठीक है। अलिक सुंदर, मग, अंतकिनी, तुरमय, अतियोकस, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है इस 13वें शिलालेख से। महास्थान का जो अभिलेख था उसमें हमें जो है कि अकाल के समय जो राहत कार्य यहाँ पर दिए जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। महास्थान जो अभिलेख है वो बांग्लादेश के क्षेत्र में है, महास्थान का जो पात्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और महास्थान इस अभिलेख से जो है कि ये एक प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है ये भी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। और 3री सदी के दौरान ये अभिलेख लिखा गया था, 3री सदी ईसा पूर्व के दौरान, ठीक है। इसमें अकाल के दौरान जो राहत कार्य किए जाते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है और अकालों की जानकारी हमें जैन ग्रंथों से भी मिलती है, जैन स्रोतों से। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सही नहीं है। अब यहाँ पर मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी आ रही है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों के एक समिति के द्वारा किया जाता था। और जो ये समिति यहाँ पर थी वो 6 समितियों में बांटे हुए थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य यहाँ पर थे। ऑप्शन सी यहाँ पर है कि तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी जबकि छठी समिति जो है कि वो बिक्री कर का वसूल करती थी। ऑप्शन डी यहाँ पर है कि व्यक्तियों द्वारा कर चोरी पर अंग भंग कर दिए जाते थे। तो कौन सा कथन इनमें सही नहीं है ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अंग भंग नहीं कर दिए जाते थे बल्कि सीधे सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। जो करों की चोरी करता था, करों को छुपाता था, उसको यहाँ पर मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया था मौर्य प्रशासन के दौरान। और सारे के सारे कथन सही हैं। 30 सदस्यीय जो समिति थी उनको जो है कि 6 भागों में बांटा गया था मुख्य रूप से। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य यहाँ पर थे। तीसरी समिति जो थी वो जनगणना का कार्य करती थी। छठी समिति जो है कि बिक्री कर का वसूल करती थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, धर्म स्थानीय जो न्यायालय थे वह दीवानी न्यायालय कहलाए। ऑप्शन बी, गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता है। ऑप्शन सी, एटियोनोमी एटीनोमोई, ठीक है, एटीनोमोई, एस्टीनोमोई इसको कहेंगे, एस्टीनोमोई, ठीक है, एस्टीनोमोई विषय या कमिश्नर का शासक होता था। ऑप्शन डी, समाहर्ता राजस्व को एकत्र करने वाला होता था। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सबसे सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर गलत दिया गया। जो एस्टीनोमोई था वह यहाँ पर कमिश्नर विषय का प्रशासक नहीं था। एस्टीनोमोई एक नगर का पदाधिकारी था, ठीक है, नगर का प्रशासन ये करता था, विषय जिले का नहीं करता था, ठीक है, नगर का प्रशासन करता था एस्टीनोमोई। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। समाहर्ता राजस्व एकत्र करता था। गूढ़ पुरुष जो है कि गुप्तचरों को कहा गया अर्थशास्त्र में। और धर्म स्थानीय न्यायालय जो धर्म
स्थानीय जो न्यायालय थे वह दीवानी न्यायालय थे। दो तरह की यहाँ पर न्यायालय बनाई गई थी मौर्य साम्राज्य में। एक तो था कटक शोधन न्यायालय थी, और कटक शोधन के अलावा दूसरी न्यायालय थी धर्म स्थानीय न्यायालय। धर्म स्थानीय न्यायालय दीवानी मामले देखती थी, और जो कटक शोधन न्यायालय थे वो आपके फौजदारी मामले देखती थी, यानी कि चोरी डकैती हत्या के काम केसों को ये निपटाती थी। जबकि धर्म स्थानीय जो न्यायालय थी वह जमीन जायदाद रुपये पैसे से संबंधित केसों को निपटाती थी। ठीक है। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है पुरमुख। जो पुरमुख यहाँ पर था, पुरमुख वह आपके नगर का प्रशासन चलाने वाला होता था। अंतपाल सीमा रक्षक और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। कौन सा कथन इनमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मौर्य साम्राज्य के पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं, दूसरे उनके संबंधित विभाग दिए गए हैं। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही यहाँ पर है, ये गलत दिया गया, जो कि गढ़ी का जो अध्यक्ष था वह यहाँ पर जो दास दासी थे, ठीक है, दास दासी जो वैश्या लोग थे, वैश्याओं का ये निरीक्षक होता था। ठीक है, वैश्याओं का निरीक्षक होता था। जो वाणिज्य का अधिकारी होता था वह होता था पणाध्यक्ष। ठीक है, पणाध्यक्ष होता था। ठीक है, पणाध्यक्ष जो है कि वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, और गणिकाध्यक्ष किसका होता था, वैश्याओं का निरीक्षक होता था। ठीक है, सीताध्यक्ष क्या था, सीताध्यक्ष जो है कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और अंतपाल जो था वह सीमा उनका रक्षक था, सीमा समीपवर्ती जो दुर्ग थे उनका वो देख रेख करता था। इसके अलावा जो पुरमुख था वो नगरों का प्रशासन चलाता था। पुरमुख जो है कि नगरों का प्रशासन यहाँ पर चलाता था। और पुरमुख को जो है कि एक नाम और दिया गया था जिसका नाम था नागरक था। ठीक है, नागरक भी इसको कहा जाता था, पुरमुख भी यहाँ पर कहा जाता था, जो कि नगरों का प्रशासन यहाँ पर देखता था, नगर पालिकाओं का जो कार्य होता था वर्तमान में, ठीक है, उसको ये देखता था। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य समाज के संदर्भ में सही नहीं है। मौर्य समाज के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है, मौर्य समाज में तलाक प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन बी, पत्नी की व्यभिचारिणी और बंध्या यानी कि जो बांझ होता था उसके होने पर जो है कि पति को जो है कि उसका त्याग करने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन सी, मनुस्मृति के अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो, विदुर जो हो गया हो, वह पुनर्विवाह कर सकता था। ऑप्शन डी यहाँ पर है, मनुस्मृति में विदेशियों को, जो विदेशी थे उनको भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रिय का स्तर दिया गया था। सही उत्तर आपको बताना है कि समाज के संदर्भ में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दौरान तलाक प्रथा तो थी ही, ये इसकी जानकारी हमें मिलती है विवाह विच्छेद अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है कि पति और पत्नी दोनों को ही तलाक की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। और पत्नी अगर व्यभिचारी यानी कि किसी दूसरे के साथ उसके संबंध हो जाते थे, और बांध यानी कि वह पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाती थी, तो उसका त्याग यहाँ पर पति करने का उसको अधिकार दिया गया था, ना कि नहीं दिया गया था। ठीक है, अधिकार यहाँ पर दिया गया था पत्नी त्याग का। ठीक है, और मनुस्मृति में जो किसी की अगर पत्नी मर जाती है तो उसका यहाँ पर पुनर्विवाह की बात की गई थी, लेकिन पत्नी लड़की के पुनर्विवाह यानी कि अगर किसी का पति मर जाएगा तो उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई थी मनुस्मृति में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो मनुस्मृति में जो विदेशी लोग थे उनको व्रात्य क्षत्रिय में शामिल किया गया था। ठीक है, व्रात्य क्षत्रिय में शामिल किया गया था। बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के दौरान गांव का प्रशासन किसके माध्यम से संचालित किया जाता था। ऑप्शन ए, अमात्यों के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रदेशों के द्वारा। ऑप्शन सी, संस्था के द्वारा। ऑप्शन डी, पंचायतों के द्वारा। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान जो गांव का प्रशासन था वो किसके द्वारा किया जाता था। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन डी होगा, पंचायतों का जो सृजन किया गया था। ठीक है, पंचायतों के स्वामित्व की जो बात होती है तो वो मौर्य शासकों के द्वारा ही पंचायतों को स्वामित्व दिया गया था, यानी कि अपने आप में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना पंचायतों का कार्य था मौर्य साम्राज्य के दौरान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस राजवंश के द्वारा यहाँ पर पंचायतों को स्वायत्तता दी गई थी। वह दी गई थी मौर्य साम्राज्य के दौरान, और गठन भी पंचायतों का मौर्य साम्राज्य ने ही किया था। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कथन जो दिया गया है, सारनाथ स्तंभ अभिलेख जो स्तंभ है उसका निर्माण जो है कि अशोक के द्वारा कराया गया था, और इसमें इसके जो कि शीर्ष पर 3 सिंह की आकृतियां बनी गई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर है, मौर्यकालीन जो स्तंभ अभिलेख हैं वो यहाँ पर
चुनार के, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये बलुआ होना चाहिए था, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है। अशोक के जो भी सभी स्तंभ अभिलेख हैं वह चुनार में, जो कि इलाहाबाद के पास है, तो वहाँ पर स्थित जो है कि बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। भरूच जो स्तंभ जो भरूच स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो सतवाना जिले के अंतर्गत स्थित है और दूसरी सदी का ये के दौरान का ये स्तूप है। ऑप्शन डी यहाँ पर है। अमरावती जो स्तूप है वह है आपके गंगटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो कौन सा कथन इनमें सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की अगर बात करते हैं तो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है, कोई भी कथन ऐसा नहीं कि जो कि गलत दिया गया है। सारनाथ स्तूप आपको पता है कहाँ पर है, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है और इसे जो है कि हमने राज की प्रतीक के रूप में भी, राज की चिन्ह के रूप में भी हमने अपनाया है। भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है सारनाथ स्तूप, ठीक है, जो कि शीर्ष में जो इसके 3 सिंह की जो आकृति है वह सारनाथ स्तूप में है, ठीक है, शीर्ष में 3 सिंह की आकृति वाला स्तूप है। और जो भी मौर्यकालीन के जो भी स्तंभ अभिलेख बनाए गए हैं वो चुनार में स्थित जो बलुआ पत्थर है उससे निर्मित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जो है कि भरूच स्तूप है जो कि सतवाना जिले के अंतर्गत, और ये दूसरी सदी का ये स्तूप है, ठीक है, दूसरी सदी का स्तूप है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और भरूच स्तूप दूसरी सदी का रहा है। और सांची स्तूप कहाँ पर है, सांची स्तूप आपको ध्यान देना है, सांची स्तूप भी आपका मध्य प्रदेश में है और ये तीसरी सदी में बनाया गया था सांची स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, सांची स्तूप भी आपको ध्यान देना है। और सांची स्तूप एक ऐसा स्तूप है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन के से संबंधित है ही नहीं, फिर भी इसकी मान्यता है सांची स्तूप की, ठीक है, इसका निर्माण भी अशोक ने कराया था सांची स्तूप का, ठीक है। और अमरावती स्तूप जो है कि वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और गंगटूर जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृष्णा नदी के तट पर अमरावती स्तूप, गंगटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ स्तूप दिया गया है, दूसरी तरफ जो है कि किसने उसकी खोज की गई है इससे संबंधित जानकारी है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सांची स्तूप, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, ऑप्शन बी यहाँ पर अमरावती स्तूप कर्नल जो है कि मैकेंजी ने खोजा था, ऑप्शन सी धमेक स्तूप अशोक से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर है बुलंदी जो बाग है वह मौर्यकालीन लकड़ी का विशाल भवन यहाँ पर मिलता है बुलंदी बाग में। तो देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। जो आपका यहाँ पर धमेक स्तूप है वह अशोक से संबंधित नहीं है, बल्कि ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त शासकों से संबंधित है, गुप्त शासकों के द्वारा धमेक स्तूप को यहाँ पर बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, धमेक स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है धमेक स्तूप। और धमेक स्तूप जो कि वो आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है, सारनाथ का धमेक स्तूप कहा जाता है इसको, ठीक है। अमरावती स्तूप की जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो कर्नल मैकेंजी को जाता है। सांची स्तूप को अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रतिष्ठा दिलाई थी, अलेक्जेंडर ने इसकी खोज करी थी सांची स्तूप की, और अमरावती स्तूप की खोज करी थी मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। बुलंदी बाग और कुम्भरहार जो 2 स्थान है वहाँ पर मौर्यकालीन लकड़ी का जो राजप्रसाद है विशाल भवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और कुम्भरहार के क्षेत्र को जो है कि प्रशासन जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो इस पूनर महोदय को जाता है, ठीक है, इस पूनर महोदय को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में मौर्यकालीन विशाल लकड़ी का भवन प्रकाश में लाने का श्रेय जो है कि इस पुनर महोदय ने को जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर गिरिनार के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी सुदर्शन झील को ही से ही तीसरी सदी में सम्राट अशोक ने कई नहरों को निकाला हुआ था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सही का सभी के सभी उत्तर यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया है। बुलंदीबाग और कुम्भरहार इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जो कि बिहार के क्षेत्र में है, यहाँ पर मौर्यकालीन एक राजप्रसाद एक विशाल लकड़ी का भवन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। और गिरिनार के क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और इससे ही तीसरी सदी के दौरान सम्राट अशोक ने, तीसरी सदी ईसा पूर्व के दौरान की बात है, अशोक ने जो है कई नहरें निकाली थी और सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया था वह यहाँ पर रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख यानी कि जो गिरिनार अभिलेख है उसमें जो है कि सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 184 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की
राजवंश की स्थापना की गई? शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। ऑप्शन सी, जूनागढ़ के शासक रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में, और 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई, शुंग राजवंश की स्थापना की जाती है। शुंग के बाद कण्व राजवंश आता है, कण्व के बाद सातवाहन राजवंश आते हैं। ठीक है, अगले वीडियो के अंकों में एक स्टोरी के रूप में इन अंकों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और जूनागढ़ अभिलेख है या रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ का, उसमें जो है कि सुदर्शन झील के मरम्मत की जानकारी हमें मिलती है। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था गिरनार के क्षेत्र में, सिंचाई को ध्यान में रखते हुए पानी की समस्या को दूर करने के लिए। बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, एक तरफ प्रांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं, उसके बारे में आपको कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, जो आपका इतिहासकार स्मिथ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जो हिंदुकुश पर्वत है उसको भारत की वैज्ञानिक सीमा कहा था। ठीक है, भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत को किसने माना है? स्मिथ के द्वारा, स्मिथ इतिहासकार ने इसको माना है। और साथ ही अशोक के अभिलेखों में हमें 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है, उसमें से 4 प्रांत यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। उनकी राजधानी आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। ऑप्शन सी, दक्षिण पथ की राजधानी उज्जैनी थी। प्राच्य देश जो मुख्य क्षेत्र था उसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी यहाँ पर थी तक्षशिला। कलिंग की राजधानी जो थी वह तोसली थी। और जो दक्षिण पथ था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी थी। क्या थी? सुवर्णगिरी यहाँ पर राजधानी थी, सुवर्णगिरी। और जो उज्जैनी जो राजधानी है वह अवंती रट, ठीक है, अवंती रट कह लें या अवंती के क्षेत्र की राजधानी थी। ठीक है, अवंती रट या अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिण पथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और प्राच्य देश यानी कि जो पूर्वी प्रदेश भी इसको कहा जाता है, पूर्वी प्रदेश या प्राच्य देश की राजधानी कहाँ पर थी? प्रदेश की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र में। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं राजधानी को लेकर के। 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से। इन 5 प्रांतों की राजधानी हमने आपको बता दिया यहाँ पर। उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोशाली, दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती रठ की राजधानी थी उज्जयिनी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। तो ये थी मौर्य प्रशासन से संबंधित, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें थी, मौर्य शासकों से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, हमने कोशिश करी आपके सामने रखने की। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नजर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो के अंकों में हम सुधार करके बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुँचा सकें। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि स्तंभ अभिलेख हैं। ठीक है, 2 स्तंभ अभिलेख यहाँ पर अंकित नहीं किए गए हैं, शाहगोरा और सहबाजगढ़ी स्तंभ अभिलेख। और यहाँ पर ये लघु शिलालेखों के बारे में जानकारी है। आप लघु शिलालेख मौर्य साम्राज्य के दौरान जो प्राप्त हुए अशोक के से संबंधित और अन्य शासकों से संबंधित, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी जगह में कौन कौन से लघु शिलालेख स्थित हैं। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर बने रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की सहायता करें और अपने पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।